कालू जी, मेरे सुंदर पति हर समय ये सूखे दाने ही लाते हो खाने को, कभी कुछ और भी ले आया करो। तुम्हें घोंसले में बैठे बातें आती हैं, जरा निकलो तो बाहर, तुम्हें पता चले कि भोजन कितना मुश्किल से मिलता है। कालू जी, कितने प्यार से बात कर रही हूँ, मगर तुम तो लड़ने ही लग गए। जरा मेरी पूरी बात तो सुनो। जी फरमाए, अब क्या फरमाइश है तुम्हारी? वो न कल मेरी बहन आई थी दूसरे जंगल से। वो मुझे बता रही थी कि उत्तर वाले जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं और उसका पति हर रोज वहाँ से अंगूर चुरा कर लाता है। बहुत प्यार करता है मेरा जीजू जी मेरी बहन से। तो फिर मैं क्या करूं अगर वो अंगूर चुरा कर लाता है तो? अगर वो अपनी पत्नी के लिए ये छोटी सी चोरी कर सकता है तो तुम तो पुराने खिलाड़ी हो। तुम भी तो मेरे लिए अंगूर चुरा कर ला सकते हो ना वहाँ से। मैंने अब चोरियां छोड़ दी हैं। मेरे सुंदर पति, बस एक बार। अगर तुम इतने प्यार से कह ही रही हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता था मेरा पति ऊपर से ही काला है, अंदर से बहुत अच्छा है। मेरी हर खुशी पूरी करता है। मगर गौरी, तुम भी मेरे साथ जाओगी? मुझे उस जंगल के रास्ते का नहीं पता। पता तो मुझे भी नहीं, मैं भी कभी नहीं गई। हम ऐसा करते हैं, कबूतर को साथ लेकर चलते हैं। वो भी लालची है, अंगूरों के लालच में आकर हमारे साथ चला जाएगा। और फिर वो दोनों पति पत्नी कबूतर की ओर चले जाते हैं। मिठू यार, बहुत दिन हो गए हैं कोई अच्छी चीज नहीं खाई। अब तो ये सूखे दाने भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कबूतर यार, मुझे तो कल एक अमरूद मिला था, वो भी आधा किसी बुलबुल ने खाया हुआ था, लेकिन बहुत मीठा था, बहुत मजा आया मुझे। तोता और कबूतर बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या सलाह हो रही है मिठू और कबूतर? सलाह क्या करनी है गौरी, भूख से मर रहे हैं, बस भोजन का ही सोच रहे थे। कबूतर, इसीलिए तो आए हैं हम तुम्हारे पास। उत्तर के जंगल में उल्लुओं के अंगूरों के बाग हैं, लेकिन हमें तो रास्ते का नहीं पता। अगर तुम साथ चलो तो चुरा हम लेंगे और फिर बांट कर खाएंगे। कबूतर को ये सौदा अच्छा लगता है और वो गोरी कवि से कहता है, लेकिन मैं थोड़ा दूर ही बैठूंगा, मैं अंगूर चुराने तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, और हाँ, हिस्सा भी पूरा लूंगा। मुझे मंजूर है। तुम भी हमारे साथ चलो तो तैयार। कबूतर, मुझे तो डर लगता है, अगर पकड़े गए तो? अंगूर चुराने तो गोरी और कालू ही जाएंगे, हम थोड़ी दूर बैठकर इन दोनों की निगरानी करेंगे। ऐसे मिठू तोता भी मान जाता है। फिर मिठू, कबूतर, गोरी और कालू उल्लुओं के अंगूर चुराने वहाँ से निकल जाते हैं। कबूतर को तो रास्ते का मालूम था, वो सीधे उत्तर वाले जंगल में ही रुकते हैं। मैं और मिठू यहाँ बैठते हैं, गोरी तुम दोनों जाकर चुरा लाओ, लेकिन हिस्से की बात याद है ना? याद है कबूतर, मगर तुम दोनों ध्यान रखना। फिर गोरी कवि और कालू कौवा अंगूर चुराने चले जाते हैं। गोरी कवि अंगूर खाने लगती है। कालू जी, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे अंगूर मैंने पहले कभी नहीं खाए। हाँ गौरी, तुम्हारी बात ठीक है, ये सच में बहुत मीठे अंगूर हैं। कालू, तुम एक काम करो, एक गुच्छा तोड़कर कबूतर को दे आओ, फिर बाद में हम अपने लिए तोड़ते हैं। फिर कालू कौवा एक गुच्छा अंगूरों का तोड़कर कबूतर को दे आता है। कबूतर, हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब जो अंगूर हम लाएंगे उनमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। कालू कौवा बैठा कबूतर से ऐसे बातें कर ही रहा था कि वहाँ दो उल्लू आ जाते हैं। वो कालू, कबूतर और तोते को तो नहीं देखते, वो सीधा अपने बाग की ओर जाते हैं। गोरी कवि तो अपने ध्यान बैठी अंगूर खा रही थी। वो उल्लू आ गए, वो उल्लू आ गए। वो तो सीधा बाग की ओर चले गए हैं। कालू, हम खामोशी बैठे रहते हैं, अगर हम बोले तो हमें भी मार पड़ जाएगी, गोरी तो पिटेगी ही, लेकिन कबूतर, घर जाकर वो मुझे छोड़ेगी नहीं। फिर कालू कौवा भी खामोश होकर बैठ जाता है। चोरनी कहीं की, हम खिलाते हैं तुम्हें अंगूर, ये तुम्हारे बाप ने लगाए हैं ना। कालू, कालू, कहाँ चले गए हो तुम? मुझे बचाओ इन उल्लुओं से। परंतु कालू कौवा तो डर के मारे चुप ही रहता है। वो दोनों उल्लू मिलकर गोरी कवि की खूब पिटाई करते हैं। उल्लू भाई, बस थोड़े ही तो खाए थे, थोड़े ही तो खाए थे, अब छोड़ भी दो। फिर गोरी कवि जैसे तैसे वहाँ से भागती है। फिर वो चारों वहाँ से उड़ते हैं और जल्द ही वो अपने जंगल में पहुँच जाते हैं। तुम सबने अच्छा नहीं किया जो मुझे अकेले ही पिटने दिया। गोरी, अगर हम आ भी जाते तो क्या कर लेते,
हम भला तुम्हें कैसे बचा सकते थे उन उल्लुओं से। कालू तुम जरा घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर चले जाते हैं। मिठू, कितने मजे के थे अंगूर, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट थे। हाँ कबूतर यार, बहुत स्वादिष्ट थे। मेरा तो मन कर रहा है कल फिर चले गोरी और कालू को साथ लेकर। मुझे तो नहीं लगता कि गोरी अब नाम भी लेगी अंगूरों का। वो बहुत लालची है, देखना वो कल फिर तैयार हो जाएगी। कालू तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तुम्हारी पत्नी पिट रही थी और तुम छुपे हुए बैठे थे। गोरी, अंगूर भी तो तुमने ही खाए थे, मैं तो अभी खाना शुरू ही किए थे कि तुमने मुझे भेज दिया। गोरी, मगर वो अंगूर बहुत मजे के थे। कल हम सुबह सुबह ही जाएंगे और उल्लुओं के आने से पहले ही अंगूर चुरा लेंगे। और फिर रात हो जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मुंह अंधेरे ही मिठू तोता और कबूतर गोरी कौवी के घर आते हैं। गोरी, लगता तो नहीं है कि तुम पीटी हो, तुम तो अच्छी खासी लग रही हो। बताओ आज क्या ख्याल है? कल हमें रास्ते का नहीं पता था, इसलिए तुम्हें साथ ले गए। अगर आज हम जाएंगे भी तो खुद ही चले जाएंगे, तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। गोरी, अंगूर बहुत मीठे थे, हमारे मुंह से तो अभी तक स्वाद नहीं जा रहा। गोरी, आज भी हम सब साथ चलते हैं, तुम और कालू अंगूर चुराना और हम दोनों तुम पर निगरानी रखेंगे। और फिर कल तुम ध्यान रखना और हम दोनों चुराएंगे अंगूर। गोरी तो खुद से जाना चाहती थी, लेकिन याद रखना कल तुम ही चुराओगे। अगर आज पकड़े गए तो कल अपने वादे से मुकर न जाना। हाँ हाँ गोरी, कल हमारी बारी होगी, हम ही चुराएंगे अंगूर। वो चारों फिर से उल्लुओं के बाग की ओर उड़ पड़ते हैं और जल्द ही वो पहुंच जाते हैं। फिर कबूतर और तोता वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और गोरी और कालू अंगूरों के बागों में घुस जाते हैं। कालू, आज तुम खाओ, आज मैं ये अंगूरों का गुच्छा कबूतर और तोते को दे आती हूँ और फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे पेट भर के। फिर गोरी कौवी एक अंगूरों का गुच्छा लेकर मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। देख लो, आज तुम्हें दिए हैं, कल ऐसा ना हो कि तुम्हारी बारी हो और हमें देने से मुकर जाओ। हाँ गोरी, कल तुम दोनों यहाँ बैठना, मैं और मिठू चुराएंगे अंगूर। फिर गोरी कौवी वापिस जाती है। वो दोनों मिलकर बहुत सारे अंगूर खा लेते हैं और फिर वो दोनों अपने घर के लिए अंगूर तोड़ ही रहे होते हैं कि वो दोनों उल्लू आ जाते हैं। मिठू और कबूतर तो अंगूर खा रहे थे, इसलिए वो उल्लुओं को नहीं देख पाते। वो उल्लू सीधा बाग की ओर आते। वो गोरी और कालू की अच्छे से पिटाई करते हैं। तभी मिठू का ध्यान बाग की ओर जाता है और वो कबूतर से कहता है, कबूतर भागो, वो देखो उल्लू आ गए हैं, आज फिर कौवों की मार पड़ रही है। और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भाई उल्लू, वो देखो वो इनके साथी थे साथ में जो भाग गए हैं। आप हमें माफ कर दे, हम फिर से इस तरफ नहीं आएंगे। भाग जाओ यहाँ से, ये बाग हमारा है, अगर दोबारा आए तो बहुत पिटाई होगी। फिर कालू और गोरी वहाँ से भाग जाते हैं। कबूतर और तोता तो पहले ही अपने जंगल पहुँच जाते हैं। फिर उनके पीछे कालू और गोरी भी आ जाते हैं। गोरी और कालू, ज्यादा मार तो नहीं पड़ी? कबूतर, हमें छोड़ो, कल तो अंगूर तुम ही चुराओगे, तुमने वादा किया था। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं। तोते, अगर कल हम इनके साथ ना गए तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। कबूतर यार, अब तो वादा किया है, जाना ही पड़ेगा, लेकिन हम इन दोनों की तरह लालच नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े अंगूर ही लेकर वापस आ जाएंगे। मिठू भाई, आपकी जान को खतरा है। खतरा? मुझे किससे खतरा है? मिठू भैया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे दो उल्लू बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ से गुजरोगे तो वो तुम्हें मारकर अमरूद छीन लेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उल्लू तो मेरे दोस्त है। अरे मिठू, वो उल्लू बहुत मक्कार हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। मिठू, तुम बहुत भोले हो। वो उल्लू अमरूद छीनने के लिए खड़े हैं, इसलिए अमरूद यहीं रख कर जाओ। अरे हाँ गोरी, ये तो मैं भूल ही गया था। फिर मिठू तोता वो अमरूद वहीं रखकर पेड़ की ओर जाता है। लालच और डर ऐसी चीज है जिसे दिखाकर सभी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। गोरी कौवी मिठू तोते को उल्लू बनाकर अमरूद लेकर वहाँ से भाग जाती है। मिठू तोता बड़े पेड़ के पीछे जाकर देखता है,
लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब मिठू तोता वापस आकर देखता है तो वहाँ गोरी कभी भी नहीं थी। वो काली कवि मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे अमरूद लेकर भाग गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बदमाश कवि ने पूरे जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी अपनी फरियाद लेकर महारानी चील के पास जाते हैं। महारानी चील, इस कवि का कुछ करना होगा। हाँ महारानी चील, कबूतर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज वो काली कवि मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे अमरूद छीनकर भाग गई। मिठू, तुमसे तो वो अमरूद चुरा कर भाग गई, मगर मेरा तो वो बच्चा ही चुरा कर भाग गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे को वापस लाई हूँ। अगर वो मेरे बेटे को अपने पास रखती तो उसे भी अपने जैसा कौवा बना लेती। महारानी चील, अब आप ही कुछ कीजिए। बुलबुल, उसने मुझे भी परेशान किया हुआ है, इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। महारानी चील, क्या मैं कोई मशवरा दे सकता हूँ? हाँ कालू कव्वे, क्यों नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे एक कौवा कवि को हराने की तरकीब बता सकती है। काली पहाड़ी पर एक चमत्कार कुआं है। अगर आप उस चमत्कारी कुएं को छू लेंगी तो कोई भी जंगल का पक्षी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। कालू, आखिर उस कुएं में ऐसा क्या है जिसको छूने से चमत्कार हो जाएगा? महारानी चील, ये देखने के लिए आपको कुएं को छू कर आना पड़ेगा। ठीक है कव्वे, किसी दिन मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा चील महारानी से मिलता है। महारानी चील, अभी तक आपने उस कुएं को नहीं छुआ? नहीं। एक बार आप उस कुएं को छू कर आइए, फिर देखिए चमत्कार। कालू कौवा बार बार महारानी चील को उस चमत्कारी कुएं को छूने के लिए कह रहा था, मगर किसी कारण महारानी चील वहाँ नहीं जा पा रही थी। उल्लू और भूरा कौवा एक साथ बैठे हुए थे। वो गोरी कवि को आता हुआ देखकर बोलते हैं, भूरे, वो देख, तेरी भाभी आ रही है। अरे उल्लू, भाभी होगी तेरी, मेरी तो वो सपनों की रानी है। अच्छा भूरे, आज फैसला हो ही जाए कि गोरी किसकी भाभी है और किसके सपनों की रानी। जैसे ही गोरी कवि उनके पास आती है तो वो दोनों कहते हैं, रुक जा गोरी, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू मेरे सपनों में क्यों नहीं आती है। भूरा कौवा कहता है, और मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं। ये सुनते हुए गोरी कवि कहती है, मैं तुम दोनों को चाहती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं तुम दोनों से शादी तो नहीं कर सकती ना। अब ये फैसला तुम दोनों ही कर लो कि मैं किससे शादी करूँगी। मगर हम ये फैसला कैसे करेंगे? बदमाश कवि उन दोनों को लड़ने के लिए कहती है, ऐसा करो, तुम दोनों लड़ाई करो, जो जीत जाएगा मैं उसी की पत्नी बन जाऊंगी। कवि को पाने की चाहत में भूरा कौवा और उल्लू दोनों लड़ने लगते हैं। गोरी कवि उनकी लड़ाई करवाकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, मैंने सुना है कि कल महारानी उस कुएं को छूने वाली है। हाँ कालू जी, किसी को नहीं पता कि वो कुआं चमत्कारी नहीं बल्कि श्रापित है। हाँ गोरी, महारानी चील के मरते ही मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम बनोगी मेरी रानी। उन दोनों की बातें रानू चिड़िया एक पेड़ के पीछे बैठी सुन रही थी। इसका मतलब है ये दोनों मिलकर महारानी चील को मारना चाहते हैं। उन दोनों की बात सुनकर आधी रात को रानू चिड़िया महारानी चील के पास जाती है। रानू चिड़िया, इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आई हो? महारानी, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? भला किससे? कौन मुझे मारना चाहता है? चिड़िया, तू मुझसे मजाक कर रही है ना? महारानी, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो कुआं श्रापित है, आप वहाँ ना जाना। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझे वहाँ जाने से रोकने आई हो ताकि मैं जंगल की सबसे शक्तिशाली चील न बन जाऊं। लेकिन चिड़िया, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। महारानी चील, मेरा विश्वास करें, वो कुआं श्रापित है। उसे छूते ही आपकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप वहीं मर जाएंगी। महारानी चील, मेरा विश्वास करें, अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे मारकर खा जाना। फिर चील को रानू चिड़िया की बातों पर विश्वास होने लगता है। ठीक है चिड़िया, अगर तेरी बात सच है तो कल मैं जो कहूँ वही करती जा। अगली सुबह सभी पक्षी महारानी चील की गुफा के बाहर खड़े होते हैं।
पक्षियों, मैं उस कुएं को छूने जा रही हूँ। ठीक उसी वक्त रानू चिड़िया वहाँ आती है। सावधान हो जाओ चील, मैं तुम्हें चैलेंज देने आई हूँ। रानू चिड़िया का ये रूप देखकर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। लगता है चिड़िया आज मरने वाली है। महारानी चील तो उसे कच्चा ही खा जाएगी। चिड़िया, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे बात कर रही हो? मिठू, मुझे पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, मगर तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम जंगल की होने वाली रानी से बात कर रहे हो। क्या, जंगल की होने वाली रानी? हाँ, महारानी चील के उस कुएं को छूने से पहले मैं उस कुएं को छू कर आई हूँ। अब उस चमत्कारी कुएं की शक्ति मुझ में आ गई है। अब मैं महारानी चील को आसानी से हरा सकती हूँ। ठीक है चिड़िया, अगर तुम मुझे हरा ना पाई तो चील तुम मुझे मारकर खा जाना, और अगर तुम हार गई तो कल ही ये जंगल छोड़कर चली जाओगी। मुझे ये बात मंजूर है। प्लान के मुताबिक महारानी चील चिड़िया से हार जाती है। मैं अपनी हार को मानती हूँ और कल ही जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। रात हो जाती है। गौरी, सभा में आज चिड़िया ने सबके सामने महारानी चील को हरा दिया। परंतु कालू जी, एक चिड़िया महारानी चील को कैसे हरा सकती है? मैंने सुना था कि वो कुआं श्रापित है, उसको छूने वाले की मौत हो जाती है। मगर वो कुआं तो चमत्कारी निकला। चमत्कारी निकला? क्या मतलब कालू जी? महारानी चील के छूने से पहले ही चिड़िया ने उस कुएं को छू लिया। उसने महारानी चील को युद्ध में हरा दिया और कल वो रानी बन जाएगी। कालू जी, उसे रानी बनने से रोकना होगा। उसको रानी बनने से रोकने के लिए मुझे ही उस कुएं को छूना होगा, ताकि वो चमत्कारी शक्ति मुझ में आ जाए और मैं जंगल की रानी बन जाऊं। ठीक कहा गौरी, चलो इसी समय कुएं के पास चलते हैं। फिर वो दोनों चमत्कारी शक्ति हासिल करने के लिए कुएं के पास जाते हैं। रानू चिड़िया और महारानी चील उनका पीछा करती हैं। कालू जी, इस चमत्कारी कुएं को छूते ही मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी और फिर आज रात ही चिड़िया को मारकर सुबह रानी बन जाऊंगी। हाँ गौरी, चिड़िया के मरते ही मैं राजा और तुम रानी बन जाओगी। फिर गौरी कभी कुएं को छूती है। कालू, कालू, बचाओ, बचाओ मुझे कालू, कालू। श्रापित कुएं की शक्ति से गौरी कभी वहीं नीचे गिर जाती है और मर जाती है। तभी रानू चिड़िया और महारानी चील भी वहाँ आ जाती हैं। देखा महारानी चील, मैंने कहा था ना कि ये आपको मारने की साजिश है। सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गौरी को विदा करे। कालू दामाद जी, थोड़ा दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बगैर काम कौन करेगा? क्या आपको गौरी ने नहीं बताया कि मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत है? मैं यहाँ 2 दिन रुक गया, यही बहुत है। मेरी गौरी के तो भाग जाग गए, जो इतने अमीर कपे से शादी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। गौरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी की माँ गौरी कवि और कालू कवि को खुशी खुशी विदा करती है। गौरी कवि कालू के घर ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। कालू कवि ने घर के कामों के लिए चिड़िया को काम पर रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट खाना बना दो। जी मालिक कवि, मैंने आपके आने से पहले ही भोजन बना कर रख दिया है। फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गौरी कवि रानू चिड़िया की तारीफ करती है। सच में चिड़िया, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरे पंखों में जादू है, जादू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौरी मालकिन जी। ऐसे ही दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गौरी कवि की बहन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे स्वीटी, तुम यहाँ कैसे आई और आने से पहले मुझे खबर भी नहीं दी? अरे गौरी बहन, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई। दीदी, आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? हाँ स्वीटी, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा जी हैं और ये है मेरी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह वाह दीदी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और नौकर भी है। मेरी दीदी के तो भाग जाग गए। स्वीटी, तू चिंता ना कर, तेरे लिए भी ऐसा बड़ा घर ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोलूँगी कि तेरा रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं साली जी के लिए बहुत बड़ा घर देखूंगा, तुम चिंता नहीं करो।
ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो स्वीटी का भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन गोरी और कालू स्वीटी को अपने बाग में घुमाने ले जाते हैं। दीदी और जीजा जी, आपका बाग तो बहुत बड़ा है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो यही मीठे मीठे फल खाऊंगी। ऐसा कहते हुए स्वीटी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और मजे मजे से आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे स्वीटी के बारे में एक बात करनी थी। क्या क्या बात है गोरी, जल्दी बताओ। कालू, ये स्वीटी मेरी सगी बहन नहीं है, मगर मेरी माँ ने कभी हम दोनों में भेदभाव नहीं किया। मुझसे भी ज्यादा ख्याल स्वीटी का रखा है। मेरे बिना इसका कहीं भी मन नहीं लगता, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहती होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं गोरी, मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है। तुम्हारी बहन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। कालू जी, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मैं कितनी नसीब वाली हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए। गोरी को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति कालू अब स्वीटी को पसंद करने लगा था। अब से वो कोई भी चीज लाता तो पहले स्वीटी को देता। गोरी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। कालू जी, ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, क्या आप अपनी पत्नी के लिए हार लाए हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे स्वीटी, मैं तुम्हें कैसे भूल जाता, मैं तुम्हारे लिए भी सोने का हार लाया हूँ। स्वीटी वो हार देखकर बहुत खुश होती है। रानू चिड़िया रसोई में बैठी उन तीनों को देख रही थी। ये गोरी मालकिन बहुत भोली है, इन्हें तो कुछ भी पता नहीं चलता, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अब से मैं इन दोनों पर नजर रखूंगी। रानू चिड़िया बैठी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी गोरी कभी रानू चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं गोरी मालकिन जी, आप ही जाइए, मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। देखो चिड़िया, काम का क्या है, आकर भी कर लेना। अब चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। अब रानू चिड़िया उन्हें मना नहीं कर पाती, वो भी उनके साथ मेला देखने चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं। मिठू भाई, हमें 4 टिकटें दे दो। नहीं गोरी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। और हाँ दीदी, मैं भी नहीं झूलूंगी, मुझे भी चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, मैं और चिड़िया ही झूल लेते हैं, चलो चिड़िया। फिर गोरी कवि और रानू चिड़िया झूले झूलने चली जाती हैं। स्वीटी जी चलो, जब तक ये झूला झूलती हैं, हम कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ जीजा जी, भूख तो बहुत जोरों की लगी हुई है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, वो भी उन दोनों का पीछा करने लगती है। कालू कौवा तो अपने पंखों से स्वीटी को मिठाई खिला रहा था। कालू जीजा जी, कब तक मैं ऐसे आपके घर में रहूंगी? एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तो फिर आप मुझसे शादी कर लो और गोरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? गोरी को क्या, तुम्हारे लिए मैं सबको छोड़ दूंगा। हाय, मैं मर गई, ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर मैंने अभी भी मालकिन को ना बताया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रसोई में बैठी चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी मालकिन, क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वीटी को आए यहाँ काफी दिन हो गए हैं? अब स्वीटी को आपकी माँ के पास जाना चाहिए, वो घर में अकेली होंगी। हाँ चिड़िया, मेरी माँ तो घर में अकेली होगी, मगर तुम आज ये सब क्यों बोल रही हो? नहीं मालकिन जी, बस ऐसे ही आपकी माँ का ख्याल आ गया था तो आपसे कह दिया। स्वीटी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, माँ घर पर अकेली होगी। गोरी की बात सुनकर स्वीटी और कालू एक दूसरे की ओर देखते हैं। कालू कौवा झट से गोरी कवि से बोलता है, गौरी, तुम्हें भी तो कई दिन हो गए हैं अपनी माँ से मिले हुए, तुम जाकर अपनी माँ के पास कुछ दिन रह आओ। हाँ कालू जी, ये आपने ठीक कहा, हम सुबह होते ही दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे गोरी कवि रात को अपना और स्वीटी का सामान इकट्ठा करती है। अगली सुबह हो जाती है। स्वीटी, अभी तक तू तैयार नहीं हुई, तुझे पता नहीं है कि आज हमें जाना है। दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। ऐसा करो दीदी, तुम खुद ही चली जाओ, जैसे ही मेरे पेट को आराम आएगा तो मैं आपके पास चली आऊंगी। स्वीटी ऐसे झूठ बोलती है। फिर गोरी कवि सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, अगर जल्दी कुछ ना किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी।
अरे स्वीटी, तुम चिंता क्यों करती हो? गोरी के आने से पहले हम शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गोरी मालकिन को जाने से रोकना होगा। फिर रानू चिड़िया तेज उड़ती है। वो रास्ते में ही गोरी कवि को रोक लेती है और वो गोरी कवि को सब बता देती है। गोरी मालकिन जी, आप घर न जाइए। अगर आप घर चली गई तो स्वीटी और कालू शादी कर लेंगे। मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। फिर गोरी कवि चिड़िया के साथ रोते रोते घर जाती है। कालू कवि ने तो स्वीटी का पंख अपने पंखों में पकड़ा हुआ था। कालू स्वीटी, मुझे पता चल गया, तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। गोरी दीदी, ये धोखा नहीं, प्यार है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक कवे जी, जो बहन पैसों की खातिर अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गोरी मालकिन बहुत अच्छी है, जिसने कभी तुम पर शक नहीं किया। कृपया आप ऐसा ना करें, गोरी मालकिन को ना छोड़ें। छोटी चिड़िया, तुम एक नौकरानी हो, मालकिन नहीं। अपनी चोंच बंद रखो। मुझे पता चल गया स्वीटी कि तू मेरी सौतेली बहन है। अगर मेरी सगी बहन होती तो कभी अपनी बहन का घर न उजाड़ती, कुछ तो शर्म करती। कालू जी, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम शादी करते हैं। इनका क्या है, ये तो ऐसे बोलती रहेंगी। नहीं नहीं स्वीटी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिड़िया ठीक कह रही है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मेरी गोरी पत्नी बहुत अच्छी है। फिर कालू कौवा खुद स्वीटी को अपने घर से भगा देता है और अपनी पत्नी से माफी मांगता है। गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ। एक जंगल में रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने घर में रहा करते थे। कई सालों बाद भी उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। अब रानू चिड़िया बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वो नदी के किनारे तन्हाई में बैठी रो रही थी। तभी चिड़िया ने देखा कि नदी के पानी में एक बहता हुआ घोंसला उसी की ओर आ रहा है। अरे, ये घोंसला नदी में। जब वो घोंसला किनारे पर आ लगा तो रानू चिड़िया देखती है उस घोंसले में एक अंडा भी था। अरे, ये तो अंडा है और ताज़ा भी है। अगर इसे जल्दी गर्मी ना दी तो ये खराब हो जाएगा। ये कहते हुए रानू चिड़िया वो अंडा उठाती है और अपने घर की ओर चली जाती है। वहाँ के सभी पक्षी देखते हैं कि रानू चिड़िया अपनी चोंच में एक अंडा डुबाए जा रही है। रानू चिड़िया वो अंडा ले जाकर अपने घोंसले में रख देती है। देखिए जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अरे रानू, ये कैसे हुआ? टुन्नू जी, मेरे खुद के अंडे नहीं हुए, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे ये अंडा तोहफे में दे दिया है। अब मैं इसकी देखभाल करूंगी और इसकी परवरिश में अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया के घर मिठू तोता कबूतर भी बैठे हुए थे। तभी वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है। चिड़िया, ये तो एक कौवे का बच्चा है। मिठू भैया, कौवे का बच्चा है तो क्या हुआ, आज से ये मेरा बच्चा है। आज से मेरी कोख भी सूनी नहीं रही। ऐ ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब रानू चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे के लिए दाना लेकर आती और मीठे मीठे फल लेकर आती थी। 2 महीनों में नन्हा कौवा थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो उड़ने लगता है। अरे वाह, मेरा बेटा आज कैसे आसमानों में उड़ रहा है। रानू चिड़िया को खुश देखकर टुन्नू चिड़ा भी बहुत खुश था। नन्हा कौवा अब पूरे जंगल का चहेता और अपनी माँ का लाडला बन गया था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक कौवी रानू चिड़िया के घर आती है और वो नन्हे कौवे को देखकर आंसू बहाने लगती है। मेरा बच्चा, आखिर तो कितना बड़ा हो गया, मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। कौवी का रोना सुनकर कबूतर और मिठू तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कौन हो तुम और ऐसे क्यों मेरे बच्चे को अपना बच्चा कह रही हो? कुछ महीनों पहले मेरे घोंसले से एक अंडा गिरकर गायब हो गया था। तभी से अपने अंडे को ढूंढ रही हूँ। तुम्हें जो अंडा मिला था वो अंडा मेरा था। मैं ही इस नन्हे कौवे की माँ हूँ। ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं, ये अब मेरा बच्चा है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी एक गलती की वजह से ये अंडा मुझसे जुदा हो गया था। तुमने मेरे अंडे को संभाल कर रखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं आंटी, मेरी मम्मा चिड़िया है, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। फिर कबूतर और मिठू तोता आपस में सलाह करते हैं। चिड़िया बहन, हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर नन्हे कौवे को अपनी माँ के पास जाना ही होगा। उस पर उसका पहला हक है।
कबूतर की ये बात सुनकर रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नन्हा कौवा भी अपनी माँ से लिपट कर बैठ जाता है। वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पक्षियों के दबाव में आकर उसे अपनी माँ के साथ जाना ही पड़ता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को जाता हुआ देखकर रो रही थी। नन्हा कौवा भी बहुत उदास था, लेकिन मजबूर था। कुछ ही देर में वो जंगल से दूर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर रानू चिड़िया बहुत उदास थी। तभी उसे ख्याल आता है और वो मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। कबूतर और मिठू, मैंने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? उसने कहा था कि उसका अंडा घोंसले से नीचे गिर गया था, मगर मुझे तो वो अंडा घोंसले समेत नदी में मिला था। ये सुनकर मिठू तोता और कबूतर भी हैरान हो जाते हैं। अपने बेटे से मिलने के बाद एक बार भी उसने अपने बेटे को गले से नहीं लगाया और ना ही उससे कोई बात की, बस सीधा लेकर चली गई। मिठू भैया और कबूतर भैया, आप दोनों ने मेरे बेटे को कहाँ मौत के मुंह में भेज दिया है। चिड़िया बहन, तुम चिंता नहीं करो, हम नन्हे कौवे को वापस लेकर आएंगे। चलो सब चलते हैं, हमें और देर नहीं करनी चाहिए। फिर वो तीनों पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर नन्हा कौवा भी अपनी माँ के साथ एक गुफा के बाहर पहुँच जाता है। चलो मेरे बेटे, अंदर चलो, कब से तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। नन्हा कौवा उदास था। वो चुपचाप कवि के साथ चला जाता है। अंदर जाकर नन्हे कौवे ने देखा कि एक कवि रस्सियों से बंधी हुई है। साथ में एक चील भी बैठी हुई थी। नन्हे कौवे, पहले तू अपनी असली माँ से मिल ले, रात में मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ये कहकर वो नन्हे कौवे को भी रस्सियों से बांध देते हैं। चलो गोरी, हम पहले थोड़ी देर नदी से पानी पी कर आते हैं, फिर आकर इनका काम तमाम करेंगे। फिर गोरी कवि और दुष्ट चील वहाँ से बाहर चली जाती हैं। रस्सी से बंधी हुई कवि रोने लगती है। आप कौन हैं? और वो कवि कौन थी? वो कवि मुझे यहाँ क्यों लाई? और वो चील कौन थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर नन्हे कौवे को ढूंढते ढूंढते उस गुफा में आ जाते हैं। मेरे बेटे, मैंने अभी उस कवि को एक दुष्ट चील के साथ इस गुफा से बाहर जाते हुए देखा है। शुक्र है मेरे बेटे तुम ठीक हो। माँ, आप आ गई। मुझे लगा कि मैं आपको देखे बिना ही मर जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो। फिर मिठू तोता कबूतर मिलकर उन दोनों को रस्सियों से आजाद करवा लेते हैं। अरे, अब ये कवि कौन है? आप सबका हमें बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सच बताती हूँ नन्हे कौवे, ये जो कवि तुम्हें यहाँ लेकर आई है, ये मेरी बहन है। ये कभी माँ नहीं बन सकती है, इसलिए जब ये तुम्हारे बाबा को मेरे साथ देखती थी तो मुझे खत्म करने के प्लान बनाती थी। बस मुझे मारने के लिए इसने इस दुष्ट चील से दोस्ती कर ली। एक दिन मैंने अंडा दिया था, तभी मुझे एक पक्षी से खबर मिली कि मेरी बहन गोरी एक चील के साथ मिलकर मेरे अंडे को खत्म करने के लिए आ रही हैं। मैंने और तुम्हारे पिता ने घोंसले समेत अंडे को नदी में बहा दिया, जिससे कि उसकी जान बच जाए। उस दुष्ट चील ने मेरे पति यानी तुम्हारे पिताजी को मार दिया और मुझे इस गुफा में कैद कर दिया। गोरी ने कहा था कि वो मेरे अंडे को ढूंढकर मेरी आंखों के सामने खत्म कर देगी। तभी से गोरी मेरे अंडे को ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे अंडे को बचा कर रखा। उस अंडे से निकलकर तुम इतने बड़े हो गए, आज मेरे सामने खड़े हो। सच में मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद से दूर रखा। ये सुनकर सभी को बहुत दुख होता है। माँ, मैं जानता हूँ आप मेरी असली माँ हैं, मगर चिड़िया ने भी मुझे अपनी माँ की तरह पाला है। मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। माँ, बेहतर यही होगा कि आप भी मेरे साथ चलें। हाँ कवि बहन, नन्हा कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप भी हमारे साथ चलें। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे को दो दो माँओं का प्यार देंगे और अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। ये सुनकर वो कवि भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सारे दूसरे जंगल के लिए चले जाते हैं।